आज हम देखेंगे ज्योमेट्री में। अगर सिलेबस देखें हम तो इसमें जो पार्ट बी है उसमें हम जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कर चुके हैं, सिस्टम ऑफ कोनिक्स देख चुके हैं, ट्रेसिंग ऑफ कोनिक देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कॉन्फोकल कोनिक्स क्या होते हैं। क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होना है तो इसकी जो रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं कॉन्फोकल कोनिक्स की हम बस वही देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं कॉन्फोकल कोनिक होते क्या है और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिनके बेस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। इवन ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, देखते हैं कितने लोगों को आंसर आता है उस क्वेश्चन का। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कुछ 2 पॉइंट्स, जनरल पॉइंट्स हैं आपके। पहला बोला गया है वन एंड ओनली वन कोनिक कैन बी ड्रॉन थ्रू 5 गिवन पॉइंट्स। ठीक है, अभी कॉन्फोकल पे नहीं है, सिर्फ कोनिक के 2 पॉइंट हैं। उसके बाद हम तीसरे पॉइंट आपका कॉन्फोकल वाला है। तो इसका क्या मतलब है, आपने देखा कोनिक का जो हम अब कुछ तो आपको रिलेवेंस होगा ना, तभी आपको ये फैक्ट याद रहेंगे। तो देखिए, हम बोलते हैं कोई भी जो सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होती है वो एक कोनिक को रिप्रेजेंट करती है। तो कोनिक की हमने अभी तक जनरल इक्वेशन हमने देख चुके हैं, क्या होती है, ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, कितने कांस्टेंट यूज़ हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 कांस्टेंट यूज़ हुए हैं। ठीक है, अब इसी में अगर मैं c को राइट हैंड साइड में ले जाऊं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मैं इसी में करेक्शन कर देती हूँ, ये इधर की तरफ जाएगा तो = -c हो जाएगा। अब मैं इस -c से डिवाइड भी कर दूँ सब में, तो देखिए क्या हो जाएगा, -c से डिवाइड करूँगी तो -a/c आएगा, -b/c हो जाएगा, -h/c, -g/c, -f/c, और ये f/c रिप्लेस होके यहाँ पे 1 बन जाएगा। अब कितने कांस्टेंट बचे, देखिए अगर C1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो अपॉन में C2 भी अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो तीसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बनता है। तो उसी तरीके से अगर ABC HFG ये सब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे तो A/C यानी कि -a/c भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बनेगा। तो इस तरीके से देखते हैं, पहले स्टार्टिंग में इक्वेशन में भले 6 कांस्टेंट थे, लेकिन अब कितने कांस्टेंट बचे हैं, 1 2 3 4 5। और हम पढ़ चुके हैं कोई भी अगर एक इक्वेशन है तो एक ही कोनिक को रिप्रेजेंट करेगा ना। तो इस वजह से ही हम ये कहते हैं, एक और चीज़ आपको पता होती है कि जितने वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है आपको उतनी ही कंडीशंस पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर मेरे पास इक्वेशन ax + by = c है, तो इसमें कितने वेरिएबल हैं, x और y। तो अगर मुझे x और y की वैल्यू पता करनी है तो मुझे मिनिमम 2 इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि a'(x + b'(y) = c'। मैं तभी पता कर सकती हूँ। तीसरी चौथी और होगी तो वो प्लस पॉइंट होगा कि इनको जो सेटिस्फाई कर रहा है, अगर उनको भी कर रहा है सेटिस्फाई तो आंसर आएगा। इसी तरीके से अगर 3 वेरिएबल में होती तो मिनिमम 3 इक्वेशन चाहिए होती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभी हमने देखा जो भी सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है उसमें 5 कांस्टेंट होते हैं। तो 5 कांस्टेंट के लिए आपको कितनी इक्वेशन की जरूरत होगी, 5 कंडीशंस चाहिए होंगी। तो 5 कंडीशंस किस फॉर्म में दी होंगी, 5 पॉइंट्स के फॉर्म में दी होंगी। तो इस तरीके से आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि वन एंड ओनली वन कोनिक कैन बी ड्रॉन थ्रू 5 गिवन पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 2 कोनिक्स इंटरसेक्ट्स इन 4 पॉइंट्स विच मे बी रियल और इमेजनरी। मान लीजिए, अब कैसे एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ क्योंकि हम प्रूफ तो कर नहीं रहे। एक कोनिक ये है, ठीक है, और एक कोनिक मैंने ले लिया, फॉर एग्जाम्पल हाइपरबोला ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो ये 2 कोनिक जो है वो एक दूसरे को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2 इलिप्स को देख लीजिए, तो ऐसा इसमें लिखा हुआ है क्योंकि जब हम दोनों को अब देखेंगे ना कि 2, जैसे एक ax + by = c है, ये भी एक लाइन को डिनोट करता है, a'(x + b'(y) = c', ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। जो आप ये देखते हैं दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, तो आप यहाँ से एक दूसरे में वैल्यू पुट करते हैं, आपको इक्वेशन मिलती है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक से दूसरे से कुछ वेरिएबल को रिमूव करते हैं, उसके बाद आपको एक इक्वेशन मिलेगी, उसके रूट निकालेंगे तब आपको वैल्यू मिलेगी कि वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसमें जो इक्वेशन मिलती है वो हमको 4 डिग्री की इक्वेशन मिलती है। और 4 डिग्री की जब आप रूट निकालेंगे तो वो चारों रूट या तो
पॉजिटिव आई मीन रियल भी हो सकते हैं और इमेजनरी हो सकते हैं। अगर रियल है तो आपको चारों पॉइंट जब आप ड्रॉ कर रहे होगे तो दिखेंगे, अगर नहीं है तो इसका मतलब वो इमेजनरी पॉइंट है। अगर चार बाई क्वाड्रेटिक यानी कि 4 डिग्री की इक्वेशन है तो 4 रूट तो आएंगे ही, 4 पॉइंट्स तो बनेंगे ही। तो जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल बात करी, 2 इलिप्स की बात करी, तो इसमें 2 रियल है और 2 इमेजनरी हो गए। इसी तरीके से हाइपरबोला की बात कर रहे हैं तो इसमें चारों के चारों रियल रूट आ गए। तो बस आपको इस तरीके से याद रखना है कि अब ऐसा नहीं है कि जैसे अगर मैं इस इलिप्स की बात करूं तो ये वाला इलिप्स अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये देखिए ये इसको 4 पॉइंट पे काट रहा है। तो दोनों तरीके के केस बन सकते हैं कि अगर रियल और इमेजनरी रूट कैसे आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे आप। बट जनरली 2 कॉनिक्स इंटरसेक्ट इन 4 पॉइंट्स। ओके, तो ये आपके कोनिक्स के 2 बेसिक प्रॉपर्टीज थी, वो हमने देख ली। अब बात करते हैं कॉनफोकल कोनिक्स क्या होते हैं। तो नाम से पता चल रहा है कॉनफोकल मतलब जिनके फोकल यानी कि फोकस जो है वो सेम है, तो उन्हें कॉनफोकल कोनिक्स कहते हैं। ऐसे कोनिक्स जिनके फोकस सेम है उन्हें कॉनफोकल कोनिक्स कहा जाता है। तो जैसे कि फोकस की बात करें हम तो आपको पता है ये इलिप्स है, इसको हम सेंटर कहते हैं, और ये मेजर एक्सिस हो गई तो ये 2 पॉइंट मान लीजिए इसके फोकस है। तो एक दूसरा कोनिक जिसके लिए यही दोनों पॉइंट्स जो हैं वो आपके फोकस का काम कर रहे हैं, तो वो दोनों जो कोनिक है उनको कॉनफोकल कोनिक कहा जाता है। तो जनरली एक इलिप्स और एक हाइपरबोला ये आपस में कॉनफोकल कोनिक्स होते हैं। ओके, तो ये भी क्लियर हुआ हो गया। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ कॉनफोकल कोनिक्स क्या होती है। तो देखिए पहले हम एक इलिप्स, अभी हमने बात करी एग्जांपल दिया कि एक इलिप्स के लिए एक हाइपरबोला उसका कॉनफोकल होता है। क्यों? क्योंकि हाइपरबोला में भी 2 फोकस होते हैं और इलिप्स में भी 2 फोकस होते हैं। जैसे पैराबोला नहीं हो सकता ना इलिप्स के साथ, क्योंकि पैराबोला में सिर्फ एक फोकस होता है, और जैसे पैराबोला है तो उसमें सिर्फ एक फोकस होता है, लेकिन जो इलिप्स होता है उसमें तो 2 फोकस होते हैं। तो एक ऐसा कोनिक जिसमें 2 फोकस हों वही उसके साथ कॉनफोकल बन सकता है। तो इलिप्स का कॉनफोकल कौन सा बन सकता है? इलिप्स का बनेगा हाइपरबोला। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कॉनफोकल कोनिक क्या होता है। जैसे इलिप्स की अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करूं तो x² अपॉन a स्क्वायर y² अपॉन में b² इज इक्वल टू 1, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो जो इसके लिए अगर मैं कॉनफोकल का फॉर्मूला लिखूंगी तो a² प्लस लैम्डा प्लस y² अपॉन b² प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1, ये इसका इस इलिप्स की इक्वेशन के लिए ये इक्वेशन जो है वो कॉनफोकल हो गई। और अगर मैं जनरल बात करूं तो जनरली x² अपॉन a² प्लस लैम्डा, और यहाँ पे लैम्डा 1 कर लीजिए, y² अपॉन b² प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1 अगर कोनिक है तो जो इसका कॉनफोकल कोनिक होगा वो गिवन होगा इस फॉर्मूले से, x² अपॉन a² प्लस लैम्डा 2 प्लस y² अपॉन a² b² लैम्डा 1, और यहाँ पे मतलब इसमें दोनों लैम्डा 1 रहेंगे और इसमें दोनों लैम्डा 2 रहेंगे, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इस फॉर्म की इक्वेशन है तो उसका जो कॉनफोकल कोनिक होगा उसकी इक्वेशन इस फॉर्म से दी जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। 2 कॉनफोकल कोनिक्स कट ऑर्थोगोनली ईच अदर। 2 कॉनफोकल कोनिक एक दूसरे को अगर कट कर रहे हैं तो ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। ऑर्थोगोनली का मतलब हो उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल याद रखना। स्ट्रेट लाइन, अब देखिए फैक्ट्स ध्यान रखिएगा क्योंकि जब हमारी पहली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन इन चैप्टर से आए हुए हैं, तो उसमें आपको ये हेल्प मिलेगी। देखिए नेक्स्ट है, अ स्ट्रेट लाइन विल ऑलवेज बी टच्ड बाय वन एंड ओनली वन कोनिक ऑफ अ कॉनफोकल सिस्टम। ठीक है, 1 and 1 कोनिक है ये, 1 and only 1 कोनिक। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है अगर कॉनफोकल कोनिक दिए हुए हैं, ठीक है, तो यानी कि 2 कोनिक दिए होंगे, कॉनफोकल में 2 कोनिक आ गए ना, तो अगर गिवन लाइन दी हुई है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन दी है, तो उसमें ये कहना चाह रहा है कि वो सिर्फ दोनों को, ऐसी कोई लाइन नहीं हो सकती जो दोनों को एक साथ टच करे, दोनों में से किसी एक को ही टच कर रही होगी वो लाइन, तो बस इसे कहते हैं हम कॉनफोकल लाइन। ठीक है, याद रखिए टच लिखा हुआ है, इंटरसेक्ट नहीं लिखा हुआ है। तो 2 कॉनफोकल अगर आपको दिए हुए हैं उन दोनों में और एक लाइन दी हुई है तो वो लाइन दोनों को एक साथ टच नहीं कर सकती, सिर्फ एक को ही टच कर सकती है। तो आपका एक ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका,
difference of squares of perpendicular drawn from center on any two parallel tangents to two given confocal conics is constant. तो देखिए क्या लिखा है, समझते हैं. डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, इनके प्रूफ बहुत सिंपल है, आप चाहें तो इंटरेस्टेड हैं तो अपनी बुक से पढ़ सकते हैं. मैं बस एग्ज़ाम के हिसाब से जितना इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही चीज़ ही हम डिस्कस कर रहे हैं. डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर्स, मतलब अगर आपके पास दो कोनिक हैं, ठीक है, जैसे कि इलिप्स अभी हमने बात करी और एक हमने बात कर ली, एक सेकेंड, एक हमने बात करी इलिप्स की और एक हमने बात करी इलिप्स का जो कॉन्फोकल होगा वो एक आपका हाइपरबोला होगा. ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन एनी टू पैरेलल टेंजेंट्स टू गिवन कॉन्फोकल कोनिक इज कांस्टेंट. इसका ये मतलब है कि अगर मैं सेंटर से पहले तो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगी दोनों में, और ऐसी टेंजेंट जो कि पैरेलल हो. ठीक है, जैसे कि कोई भी अगर मैंने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर ली है, मान लीजिए इसकी जो टेंजेंट ड्रॉ होगी वो इस तरीके से कुछ ड्रॉ हो जाएगी. ठीक है, इसकी पैरेलल टेंजेंट जो होगी वो इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी. तो ये कहना चाह रहा है कि इन पैरेलल टेंजेंट्स में अगर मैं सेंटर से इनकी डिफरेंस निकालूं, ठीक है, इनकी डिस्टेंस निकालूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला जाए अगर इनके बीच की, जैसे इसकी यहाँ से यहाँ तक ये हो गई, इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये हो गई, तो इन एक डिस्टेंस को P1 कंसीडर कर लीजिए और एक डिस्टेंस को आप P2 कंसीडर कर लीजिए. तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स यानी कि इनका स्क्वायर करके मैं डिफरेंस करूं तो ये कैसा नंबर आता है, एक कांस्टेंट टर्म आती है. ठीक है, बस ये कहना चाह रहे हैं आप. बस एक बार पिक्चर ध्यान में रखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा. आपको एक बार फिर से ड्रॉ करके दिखा देते हैं ताकि आपको ये जो फैक्ट है उसको याद करने में कोई कन्फ्यूजन ना हो. आपको ये बोला जा रहा है कि दो कॉन्फोकल कोनिक्स हैं. एक कॉन्फोकल कोनिक में आपने इलिप्स ले लिया, दूसरा आपने ले लिया हाइपरबोला. ऑब्वियसली दोनों कॉन्फोकल होंगे, ये सेंटर हो गया. दोनों पे पहले पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ करिए. तो इस पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगी तो ये इस टाइप की हो गई, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी तो मैंने इस टाइप की हो गई. अब क्या कह रहे हैं कि सेंटर से दोनों टेंजेंट्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए. ठीक है, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है. यहाँ से इस लाइन के और इसके बीच की डिस्टेंस निकालूंगी तो ये कोई डिस्टेंस थोड़ी ली, हमेशा इस सेंटर से इस पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगी डिस्टेंस के लिए. तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर P1 है और ये डिस्टेंस P2 है तो इनका स्क्वायर और इनका डिफरेंस निकालेंगे तो वे कांस्टेंट आता है. ठीक है, तो आई होप आपको 7th पॉइंट समझ में आ गया होगा. लास्ट पॉइंट है द लोकस ऑफ the point of intersection of two perpendicular tangents, one to each of two given confocal conic is a circle. ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्या कह रहा है कि द लोकस का मतलब होता है बिंदु पथ. ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, वन टू ईच ऑफ टू गिवन कॉन्फोकल कोनिक इज अ सर्कल. अगर दो जो भी कॉन्फोकल कोनिक हैं, अगर उनकी परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब सारी परपेंडिकुलर टेंजेंट्स निकालिए दोनों की और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस निकालिए, तो वो लोकस बनने के बाद क्या बनता है, आपका सर्कल बनता है. तो ये हो गया आपके पास 8वां पॉइंट. अब फाइनल जो क्वेश्चन है वो ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर आपसे ये पूछा जाए थ्रू एनी गिवन पॉइंट इन अ प्लेन ऑफ अ कोनिक हाउ मैनी कॉन्फोकल कैन बी ड्रॉन. कोनिक तो हमने कहा था कि अगर 5 पॉइंट गिवन है तो एक निकाल सकते हैं, बट आपको यहाँ पे कॉन्फोकल कोनिक पूछा जा रहा है. तो आप पहले गेस करिए कि थ्रू एनी गिवन पॉइंट इन द प्लेन ऑफ अ कोनिक हाउ मैनी कॉन्फोकल कैन बी ड्रॉन. चलिए मैं बताती हूँ. किसी भी गिवन पॉइंट पे ऑब्वियसली कॉन्फोकल का मतलब कितने कोनिक होते हैं, 2 कोनिक होते हैं ना. ठीक है, तो कॉन्फोकल कोनिक कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं, 2 किए जा सकते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा 2. ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे फैक्ट्स क्लियर हुए हो गए. ठीक है, तो इनको एक बार और रिवाइज करिएगा और नेक्स्ट वीडियो से फिर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की तरफ बढ़ेंगे. ठीक है, फिर जब वो पोलर कोऑर्डिनेट्स भी कंप्लीट हो जाएगा तब हम इन्हीं तीनों टॉपिक से जो हमने ट्रेसिंग ऑफ कोनिक, कॉन्फोकल कोनिक और ये पोलर कोऑर्डिनेट्स है, इनसे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे. फिर हम 3 डायमेंशनल वाली ज्योमेट्री में बढ़ेंगे.